सो हेलो एवरीवन, सीडीएस 1 2022 हो चुका है खत्म। फीलिंग रिलीव्ड या रिलैक्स्ड या थोड़ा सा और स्ट्रेस बढ़ चुका है कि एग्जाम थोड़ा अच्छा नहीं गया, थोड़ा परफॉर्मेंस हैम्पर हो गया, पढ़ा था याद नहीं आया, नेगेटिव ज्यादा हो गया, व्हाट, इट्स ओके, एग्जाम इज ओवर नाउ। अब स्टेप ऑफ एक्शंस आपके क्या होने चाहिए कि एग्जाम को एनालाइज करो कि व्हाट एग्जाम इज आस्किंग फॉर, क्या चेंजेस आए हैं पेपर में, डिफिकल्टी लेवल में क्या चेंज है एज कंपेयर टू प्रीवियस इयर्स। सो आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि नेक्स्ट पेपर्स आपके कैसे जाने वाले, नेक्स्ट आपको तैयारी के रूप में क्या करना है। इस बार आपको अपनी गलतियां समझ में आई होंगी कि शायद आपने रिविजन नहीं किया है, अच्छे से याद कॉन्सेप्ट्स को याद रखने की कोशिश नहीं करी है, बिकॉज दिस इज यूपीएससी एग्जाम्स। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, है ना। सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, आई एम वेरी हैप्पी बाय द वे, कितने सारे क्वेश्चंस वर एग्जैक्ट। आई एम सो हैप्पी फॉर माई स्टूडेंट्स, फॉर आवर स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पे इस एग्जाम की बात करें, सीडीएस 1 2022 एग्जाम, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इट वाज मॉडरेट पेपर, ठीक है, बिकॉज देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस आउट देयर विच वर वेरी सिंपल, बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चंस थे, 10th लेवल के क्वेश्चन थे जो आसानी से, फेयरली वेल तैयारी की होगी ना तो आसानी से सॉल्व हो सकते थे। तो हम इस पेपर को मॉडरेट पेपर कहेंगे। टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ मे राइज बिकॉज पेपर वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो कट ऑफ मे राइज बिकॉज इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन एंड डिक्रीज डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू द प्रीवियस पेपर। तो कट ऑफ पे इंडिविजुअल बाद में बात करेंगे। हम स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन, सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे पूछे गए थे, वेदर इट इज फ्रॉम सिलेबस या कहीं और से ही यूपीएससी ने पूछ लिया था, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर वाज, which one of the following statements with regards to election commission is not correct, ठीक है। आजकल यूपीएससी अच्छा काम कर रही है कि नॉट को बोल्ड कर दे रही है ना। पहले के क्वेश्चन पेपर्स में क्या होता था, नॉट बोल्ड नहीं होता था, तो एग्जाम प्रेशर में, पैनिक में बहुत लोग इस नॉट को भूल जाते थे। बट गुड ऑफ यूपीएससी नाउ, इलेक्शन कमीशन के बारे में गलत लिखा गया है। क्या गलत लिखा गया है यहाँ पे, स्टेटमेंट वाइज देखते हैं। It conducts elections to the office of Vice President of India. Of course correct है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोनों कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, they can be removed from his office without recommendation of Chief Election Commissioner. Obviously उनका जो रिमूवल है उसके रिकमेंडेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन से नहीं होता है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स हमें करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। फिर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो हमने जब प्रेसिडेंट पढ़ा था ना, हमने सारे अपॉइंटमेंट्स पढ़े थे, जो प्रीमियम क्रीम लेयर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, इन सब का अपॉइंटमेंट कौन कराते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ही कराते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यही बचा है गलत होने के लिए, बट स्टिल विल रीड इट आउट कि गलती क्या थी इसमें। Governor of a state is constitutionally bound to provide support staff to election commission if required. Is not bound to support, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल फिजूल वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ये आंसर सही है, ठीक है। अब क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, यहाँ पे ये नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement is regard to preamble to the Constitution of India is correct or not correct? Preamble याद आ गया, सब कुछ जो हमने अच्छे से पॉलिटी के YouTube वीडियो एज वेल एज फोर्स में जो सारी पढ़ाई करी थी, preamble was very important। अब मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट में भी उसको रखा हुआ था, उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन प्रियम्बल। प्रियम्बल आप पढ़ते हो तो क्या आपको बीच में आता है कहीं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? ऑफ कोर्स आता है, दूसरे तीसरे सेंटेंस में ही आ जाता है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल सिंस बिगिनिंग। देखो ये थोड़ा सा ना ट्रिकी हो गया, आपको ये लगेगा, जो मतलब थोड़े से नूब होंगे सीरियस प्रिपरेशन में, उनको ऐसा लगेगा यार यूनिटी और इंटीग्रिटी तो पढ़ा था हमने प्रियम्बल में, ये सेंटेंस गलत है। बट ध्यान से पढ़ो, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, पूछा है फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था तब से क्या यूनिटी और इंटीग्रिटी था? नहीं, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इंडक्ट किए गए थे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स,
42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं है, ये किसी अमेंडमेंट के थ्रू इंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नॉट देयर। ठीक है, नॉट देयर पूछा है, वाज नॉट देयर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सी वुड बी द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। Unity and integrity was not there since the beginning. It was inducted in 1976. Okay. Next question in part 14A. Part 14A कौन सा है? इतने अच्छे से आपको पॉलिटी पढ़ाई गई थी, इतना क्रिस्प एंड इतना इजीएस्ट मैनर में आपको पॉलिटी, each and every question of polity was from our content only, and I'm very happy to share this. 14A फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें क्या अच्छा काम करना चाहिए, देश को और बढ़ावा कैसे देना चाहिए, दिस इज हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। पूछा क्या है, पार्ट 14A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, कौन सा मेंशन नहीं किया गया है, आप यहाँ पे देखोगे, टू रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें जब भी जरूरत पड़े नेशनल सर्विस, राष्ट्र सेवा की जरूरत पड़े, तो हमें उसके लिए तत्पर होना चाहिए। इन्हीं वर्डिंग्स में मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ, तो ये है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, कोई भी अच्छे इंडियन सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। देखो ये बात तो अच्छी है बट फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है। ठीक है, चलो और भी देख लेते हैं, आपको आंसर यहाँ पे पता चल गया होगा। नॉट अ ड्यूटी ऑफ, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज में जो एडेड नहीं है, ये एडेड नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। बट स्टिल विल रीड इट आउट। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व यूनिटरी नेशनल कल्चर, यस, कल्चर को प्रिजर्वेशन मेंशन्ड है। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यस, ये इसमें था, राइट। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहिए, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये सारा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। पार्ट 4A में हमारा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of following terms were used in Indo-Persian sources of Mughal period to denote a peasant? पीजेंट को डिनोट करने के लिए कौन से टर्म्स यूज किए जाते थे, मुगल काल की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखो इसमें ना ज्यादा तुक्का लगाने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको पहले से ही कहा था कि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 50% तो इग्नोर कर दो ना तभी चलेगा, सिर्फ टाइमलाइन को रीड आउट करो, टाइमलाइन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, दैट इज मोर देन एनफ। डोंट डू मच इन हिस्ट्री, अदरवाइज यू विल एंड अप हैविंग नेगेटिव मार्क्स। अभी बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि नेगेटिव ना किया होता तो पेपर जरूर पास हो जाता। चलो, तो यहाँ पे ये 3 जो वर्ड्स है ना वो पीजेंट्स को डिनोट करते हैं। मजूर जो वर्ड है ना दैट इज काइंड ऑफ लेबर, लेबर को डिनोट करता है, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर विल बी 1, 2, 3 ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग pioneering Bengali women serialized her autobiography अमर कथा between 1910-1930? कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई लॉजिक नहीं, ओनली फैक्चुअल क्वेश्चन। ए वुड बी द राइट आंसर, बिनोदिनी दासी। ठीक है, बिनोदिनी दासी। कितने क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर है आपको? नाइस। चलो नेक्स्ट, चलो करंट अफेयर्स से तो आई एम वेरी हैप्पी। एग्जैक्ट 2 क्वेश्चंस वर कमिंग हियर। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, रिसेंटली इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चर of nearly 6 lakhs AK-203 rifles with which one of the following countries? यहाँ पे दिख रहा है वेपन्स। पीडीएफ पढ़ी थी टेलीग्राम में जो शेयर करी थी आपके साथ, डिफेंस करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई थी, पढ़ी थी, बोला था रिवीजन करके जाना, क्वेश्चंस जरूर फंसेंगे बिकॉज दिस इज द ट्रेंड ऑफ योर सीडीएस एग्जाम। AK-203 असॉल्ट राइफल्स है, रशिया से हमने ली है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, अमेठी उत्तर प्रदेश में, है ना। सारी चीजें यहाँ पे मेंशन थी, कुछ भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन आता यू वुड बी एबल टू सॉल्व। रशिया वुड बी द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड एंजेला मार्केल एज चांसलर ऑफ जर्मनी? चांसलर ऑफ जर्मनी नेक्स्ट कौन बनी है? ओलाफ स्कॉल्स बनी है। ठीक है, दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? देखो यहाँ पे थोड़ा सा यूपीएससी ने, ये टफ लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि 56 जननपीठ अवार्ड की बात करें तो ये ईयर कौन सा है? 2020 का है, मतलब 2022 में एग्जाम है और 2020 का पूछ रहे हैं हमें। और ये जो 57th है दैट इज 2021 का जननपीठ अवार्ड है।
दोनों सही है। ये 2020 का अवार्ड मिला है नीलामुनी फूकन को और 2021 का मिला है किसे, दामोदर मोजो को। ठीक है, तो ये दोनों सही है। बोथ 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statements about अनिल मेनन is correct? देखो अनिल मेनन यू नो कौन है ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, नॉट इन इंडिया, यूएस एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल है। ये न्यूज में थे बिकॉज ही वॉज सिलेक्टेड इन नासा। ठीक है, नासा में सिलेक्ट होने की वजह से ही वॉज इन न्यूज। ओके, तो यहाँ पे सी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, अच्छा लेफ्ट साइड जो है ना, दीज आर प्रूफ्स जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए, अदरवाइज इनडायरेक्टली तो आई गेस मोर देन 90% 80% ऑफ पेपर तो होगा ही, बट दिस इज द डायरेक्ट थिंग कि यू नीड टू बिलीव इन योर सोर्सेस। एक सोर्स रखो, उस पर पढ़ाई करो एंड दैट्स इट। उस सोर्स पे बिलीव करके आगे चलोगे ना तो यू विल बी एक्सेल वेल। आपका लोड कम हो जाएगा कि इफ यू डोंट बिलीव इन योर सोर्सेस आपको पढ़ने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। चलो ठीक है, India's maiden human space mission will be launched in 2023. What is its name? देखो इंडिया का पहला, हमेशा ये डायलॉग्स मेरे कॉमन रहते हैं कि इंडिया का पहला है, इंपॉर्टेंट तो रहने वाला है। इंडिया की मेडन ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च होने वाली है। दिस वाज द क्वेश्चन। चलो ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया स्पोर्ट्स में। ठीक है, स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है। Which one of the following teams won Senior Women's National Football Championship 2021? मणिपुर ने ये जीता है 2021 का खिताब। ठीक है, ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट को लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं, पूरे इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत प्रमोट कर रही है उनके एम्पावरमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट, ताकि वो ज्यादा मेनलैंड इंडिया से कनेक्टेड फील करे। तो इफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में से किसी ने कुछ जीता है या किसी स्टेट को कोई खिताब मिला है, उसको तो जरूर याद करके जाना। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स है ना आप नोटबुक में लिख सकते हो, नेक्स्ट सीरीज के लिए बहुत काम आएंगे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। अच्छा ये जो टिक किया हुआ है ना, ये बच्चों का भी टिक किया हुआ है, दिस वुड नॉट बी करेक्ट ऑलवेज। तो जो मैं टिक करती जा रही हूँ यहाँ पे उस पर ध्यान रखना। ठीक है, ओके, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी इज और आर करेक्ट। कहाँ पे है ये खिजड़िया बर्ड सेंचुरी? है गुजरात में। ठीक है, दिस इज इन गुजरात एंड नॉट इन उत्तर प्रदेश। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। इट इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज रामसार साइट। यस, 2022 में ही इसको रामसार साइट की तरह डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है, वन ओनली वुड बी द राइट आंसर, वन ओनली। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच one among the following countries has announced a plan that sets a goal of having fewer than 5% of its population smoking by 2025? देखो दुख बढ़ता जा रहा है, number of people smoking in every nation is increasing exponentially। तो न्यूजीलैंड ने ये ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हमें 2025 ईयर तक ये गोल सेट किया है कि हमें अपनी कंट्री में 5% से भी कम स्मोकर्स चाहिए। ठीक है, अब वो उनके लिए स्टेप्स ऑफ एक्शन लेंगे, उसके लिए न्यूजीलैंड काम कर रहा है। होप वी लर्न फ्रॉम देम। ओके नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, वापस से पॉलिटी का बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये सब आपको अटैच्ड यहाँ पे दिख रहा है। These were the exact statements which have come in exam। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेटमेंट 1 देखते हैं। Executive powers of union shall be vested in the hands of president of India। Yes, जो प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो किसके हाथों में होते हैं? इट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात तो बिल्कुल सही है। ओके, Parliament by law can confer functions on authorities other than President of India। देखो legislative powers ये तो सारे पार्लियामेंट के पास होते हैं, जो रियल पावर होते हैं ये तो सारे आपके पार्लियामेंट के पास ही होते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 3 देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देखो जिस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, हमें ऐसे सस्पेक्ट हो जाता है कि ये यूपीएससी ने कौन सा छुपा रुस्तम टाइप क्वेश्चन पूछा है। देखो ऑल मेंबर्स नहीं होते, आपको यहाँ पे मैंने अच्छे से बता रखा था। देखो कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, हाउ इट कैन बी वेकेटेड, और एक चीज आपको बताई हुई थी
एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट बताया रखा था, और आपको ये भी मैंने बताया था कि इलेक्शन मेथड किस तरीके से होता है प्रेसिडेंट का। ओनली एंड ओनली इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन। हम आपको ये बहुत बार बोला था, व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन मेथड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, हर बार सीडीएस कुछ ना कुछ गोल 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 करके क्वेश्चंस पूछती है, तो इस बार बस एक स्टेटमेंट फॉर्म में डालती है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? नॉट ऑल मेंबर्स टेक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, हमें नॉट करेक्ट पूछा था, तो दिस इज ओनली आवर राइट क्वेश्चन, राइट आंसर, सी वुड बी द राइट आंसर। चलो ठीक है, बढ़िया, आगे चलते हैं। अच्छा, आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होंगे तो बहुत लोगों की होप सही हो रही होगी ना, यस यस यस, तुक्का सही हो गया। बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि यार शिट, इतनी छोटी सी चीज नहीं पड़ी बीच में और गलत करके आ गए, है ना। बहुत सारे होप्स बिल्डअप हो रहे होंगे, बहुत सारे क्रैश हो रहे होंगे, बट डोंट वरी, पार्ट ऑफ प्रेपरेशन, वी विल लर्न समथिंग। चलो, which one of the following articles of Constitution of India requires the Prime Minister of India to furnish information related to decisions of Council of Ministers to President of India? देखो, यूपीएससी की आदत होती है ना घुमा फिरा के बात करने की। I have always told you focused on keywords, कीवर्ड्स पे आप ध्यान दो, बाकी टाइम तो बहुत बचा होगा था ना। टेल मी वेरी ऑनेस्टली, कितना टाइम बचा था आपके पास जब 1 घंटे तक बैठे थे इधर उधर देख रहे थे कि यार इतने क्वेश्चंस नहीं आते, इतने क्वेश्चंस नहीं आते, या 1.5 घंटे तक बैठे थे आप। तो व्हेन इट कम्स टू कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 75 उसका करता धरता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सारी डिटेल्स वहां पे लिखी हुई है। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट ही ज्यादा पूछ रहा है, देख लो। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये बताया था ना मैंने, ऐसे मतलब मजाक के मूड में आपको ऐसे बताया हुआ था कि हाँ प्रेसिडेंट के नाम से सारी चीजें चल रही है, लेकिन कहीं पे अगर हम फंसे, कोई गड़बड़ निकली, तो हम प्रेसिडेंट को पनिश नहीं कर सकते। उनके नाम पे, उनके सिग्नेचर पे सब चलता है, बट वी कैन नॉट पनिश, उनको नहीं कर सकते भाई आपके नाम से ये गड़बड़ हुई है, ये नहीं चलेगा। दिस ये यही है ना ग्रुप स्टडीज, ये डायलॉग्स, जो भी हमारे कोर्स मेंबर्स होंगे वो ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि यही ऐसे ग्रुप स्टडी होती है ना, जो हम जहां पे सिंप्लीफाई करके चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीजों को पढ़ते हैं, वही एग्जाम में वही स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट होते हैं, दिमाग में आते हैं। चलो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया याद आ गया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रोवाइडेड ही और शी इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें पूछ ली, एक तो इसका अपॉइंटमेंट पूछ लिया, बाई प्रेसिडेंट होता है, ये बात सही है, ठीक है। चलो, अगर देखो, हमेशा ये बात भी मैंने बोली थी, एक स्टेटमेंट है, अगर उसका 50% सही है और 50% गलत है तो क्या करोगे? पूरा स्टेटमेंट गलत करोगे, वहां पे पॉजिटिविटी नहीं दिखाओगे कि यार 50% सही है, हम इतना नेगेटिव क्यों है। दिस इज नॉट राइट, ठीक है, आपको पूरा स्टेटमेंट गलत करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ये बात सही है। दूसरा, क्वालिफिकेशन पूछा है, इज इट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट का जज। जस्ट अभी अभी आपको जो फाइनल रिवीजन वाली वीडियो थी, देखो, देयर वाज नो स्पेस टू पुट द स्क्रीनशॉट हियर, तो मैंने वो नहीं पुट अप किया है। अदरवाइज यू नो, जिन जिन लोगों ने फाइनल रिवीजन वाली वीडियो भी देखी होगी, तो आई हैव मेड दैट ब्यूटीफुल टेबल फॉर यू फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियोज। तो अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होता है, दिस इज वेरी ट्रू, ठीक है। लेट मी इग्नोर ऑल दिस, ठीक है। थर्ड क्या है यहाँ पे? थर्ड स्टेटमेंट, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड टू द 10% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल। हाउ मेनी टाइम्स आई विल टेल यू कि ये मैंने बोला था, है ना। मैंने हमेशा आपको कहा है, जो नंबर्स होते हैं ना, यूपीएससी नंबर्स के साथ खेलता है, नंबर्स को इधर उधर कर देगा या तो ईयर को इधर उधर कर देगा। ये यहाँ पे क्या गड़बड़ है? 10%, बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन जब तक 10% आ गया ना, तब तक सब ठीक है, 10% के बाद सब गड़बड़ हो गया, बिकॉज इट इज 15%। कैबिनेट मिनिस्ट्री कितनी होती है? 15% होती है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, करेक्ट, समझ आ गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वुड बी आर राइट आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द इशू वेदर सेक्शन 377, याद कर लो 377 क्या था हमारा, है ना, उसको अभी भी हटाया गया, अभी मतलब
कुछ टाइम पहले, द इंडियन पीनल कोड इज वायलेशन टू आर्टिकल 20। हमेशा बोला था फंडामेंट, कुछ याद रखो ना बोलो, फंडामेंटल राइट्स होते हुए भी आपको आर्टिकल वाइज याद होने चाहिए। क्या पूछा है आर्टिकल 21, क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल मतलब सेक्शन 377 क्या था? इट वॉज अगेंस्ट ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 कौन सा था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल, ऐसे करके हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही, ठीक है। दिस इज डिसाइडेड ऑन व्हाट? ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व था? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर्स। ये नास फाउंडेशन का था, वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से लड़ गए थे इस बात को लेकर, सेक्शन 377 को लेकर। तो चलो ठीक है, नास फाउंडेशन इज द आंसर। नेक्स्ट, which one of the following writs mean you may have the body of? writs हर एक वीडियो में मेंशन था, रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पिटारा है सुप्रीम कोर्ट के पास जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स होते हैं, जिसका नाम रिट्स है। कितना अच्छा मतलब फ्लो करके आपको बताया गया था। हेबियस कॉर्पस मतलब अगर मैंने कुछ गुनाह नहीं किया फिर भी मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेल में बंद कर देती है या तो किसी प्राइवेट कस्टडी में मुझे बंद कर देती है, तो सुप्रीम कोर्ट मेरी हेल्प करेगी। सुप्रीम कोर्ट कैसे हेल्प करेगी? हेबियस कॉर्पस नाम का अपना वेपन खोलेगी और जिसको भी पनिश करना है उसको पनिश करेगी। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? अल्फा, हेबियस कॉर्पस वुड बी द आंसर। चलो बढ़िया। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू श्रीरामपुर मिशन? पहली बात तो ये श्रीरामपुर मिशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। श्रीरामपुर मिशन वॉज अबाउट स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को, जीसस क्राइस्ट के इन्फ्लुएंस को और बढ़ाने के लिए, स्पेशली इन हुगली डिस्ट्रिक्ट, ये श्रीरामपुर मिशन आया था, जिसमें ये विलियम जोशुआ और विलियम वॉर्ड तीनों इन्वॉल्व थे। तो करेक्ट आंसर पूछा है 1 2 3 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। 1 2 3 वुड बी द राइट आंसर हियर। कैसे जा रहा है अब तक आपका पेपर? नाइस है ना, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो इस बार का पेपर तो हो गया, वो हो गया, देखो इस बार का पेपर हो गया। नेक्स्ट टाइम फौज की तैयारी कर रहे हो ना, सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करो यार। इट शुड बी इन लाइन एंड वेरी डिसिप्लिन मैनर। एंड द गुड न्यूज इज आवर कंप्लीट कोर्स इज गोइंग टू बी 2022 इज रियली वेरी ब्लेसिंग फॉर अस। हमारी डिफेंस मेनिया अकेडमी खुल गई है इन वाराणसी फॉर ऑफलाइन क्लासेस, और उसी के इन रिगार्ड में हमारे ऑनलाइन कोर्स भी सारे अपडेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द 2022 पेपर। सारी नई रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लासेस एंड द टेस्ट सीरीज सारा हमारा डिफेंस मेनिया ऐप पे अवेलेबल है। इस बार कम बच्चे रहेंगे बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन क्वालिटी, ठीक है। यू कैन सी हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव कम डायरेक्टली इन द पेपर, यार डायरेक्टली पेपर में आए हुए हैं। जितने YouTube से भी पढ़ाया ना उससे भी इतने सारे क्वेश्चंस बन जा रहे, तो यू कैन इमेजिन वेल ऑफ की कोर्सेज से आपके कितने मिल रहे होंगे। तो दिस इज द कोर्स, प्लीज डू चेक आउट ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। देयर आर वेरी लिमिटेड सीट्स बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे हम भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वेरी नैरो यूथ, उन्हीं को ऑफिसर्स बनाना है, ठीक है। सो चेकआउट कर लीजिएगा आप। और टॉकिंग अबाउट डिफेंस मेनिया अकेडमी वाराणसी, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप सबके सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। एंड द ब्रांड न्यूज, देखो सबसे बड़ी न्यूज तो ये है कि वी आर स्टार्टिंग द मिनी क्लासरूम्स फॉर एसएसबी एज वेल। एसएसबी भी शुरू हो चुका है फ्रॉम 20 अप्रैल। आप इसका रजिस्ट्रेशन ऐप पर ही कर सकते हो, फिर आपको वाराणसी आना रहेगा। अपनी दुनियादारी को भूलकर, छोड़कर कि घर बार आपका क्या है, कुछ पूरा फौजी माहौल में रहना है आपको। एसएसबी में 15 दिन और सीडीएस में आपके 75 डेज तक आपको सब कुछ है ना संन्यास ले लेना है, सो दैट यू क्लियर द नेक्स्ट एग्जाम। और फौज ज्वाइन करनी है यार, इतना तो करना पड़ेगा। सारी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन की आपको ऐप पर ही मिल जाएगी, कोई भी डाउट हो तो आप ऐप पे पूछ लेना, यू विल गेट द रिवॉर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हम, माउंट थुलियर, ठीक है। देखो यहाँ पे डायमेंशंस भी देख रखे हैं, यूपीवीएससी वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल। इन एन इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये कहाँ पे है? देखो खुद बता रहे हैं अंडमान एंड निकोबार में है, लेकिन डिटेल पूछ लिया कि कौन से आइलैंड में, ठीक है। तो ये कौन से आइलैंड में? Which one of the following land surfaces has highest albedo? पहले तो बात अल्बीडो होता क्या है। देखो अल्बीडो एक रेशियो है, कौन सा रेशियो? देखो
इंसोलेशन समझते हो आप, कितनी सनलाइट इंडिया मतलब सॉरी प्लैनेट पे आ रही है, हमारे अर्थ प्लैनेट पे आ रही है, और कुछ एब्जॉर्ब हो रही है और कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अलग अलग लैंडफॉर्म्स अलग अलग अमाउंट में सनरेज को अब्जॉर्ब करेंगे, अलग अलग अमाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। आईज होता है, उसका कलर भी व्हाइट होता है, और वो अब्जॉर्ब हीट अब्जॉर्ब कम करता है, रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है। तो हाईएस्ट अल्बीडो, अल्बीडो किसका हो जाएगा, स्नो कवर्ड माउंटेन का हो जाएगा, ठीक है। जहां पे आईज ज्यादा होती है वहां पे अल्बीडो ज्यादा होता है, मतलब लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, which one of the following terms represents the maxim no man or person shall be condemned unheard? इसका मतलब क्या हुआ, नो पर्सन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, उनको सुने बिना, दिस इज ह्यूमन राइट्स का टॉपिक थोड़ा सा हो गया कि उनको सुना जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी यूरोपियन लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, ऑडी अल्टराम पार्टे, ठीक है। ये थोड़ा सा छोड़ने टाइप क्वेश्चन था, यूपीएससी ऐसे बीच बीच में डाल देती है, स्पीड ब्रेकर्स टाइप कि आप बहुत स्पीड में अपना पेपर सही 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 सॉल्व कर रहे होते हैं और फिर एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है टू लिमिट योर स्पीड एंड टू ब्रेक योर कॉन्फिडेंस, है ना। बट डोंट वरी, आई नो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट करेक्ट? स्पीकर ऑफ लोक, सी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट साथ साथ में देखते जाइएगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट आउट, यहाँ पे ये आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगी, सो दैट यू कैन सी, यू कैन क्रॉस चेक ऑल द कंटेंट्स, ओके। चलो ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में नॉट करेक्ट पूछा है, ओके। ही शॉल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, अगर लोकसभा की उसकी मेंबरशिप चली जाती है तो वो भी स्पीकर नहीं रह सकते, ऑब्वियस सी बात है, यस दिस इज ट्रू। ही मे एट एनी टाइम रिजाइन बाय राइटिंग हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस यही काम रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, रेजिग्नेशन स्पीकर ऑफ लोकसभा भी उन्हीं को देंगे क्या, नहीं, ये रेजिग्नेशन अपना किसको देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। डेप्यूटी स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देंगे, स्पीकर को देंगे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, उसी के साथ सही आंसर कौन सा होता है, बी वुड बी आर राइट आंसर, करेक्ट, ठीक है। बाकी के स्टेटमेंट्स आप देख सकते हो, उसको पढ़ने का ज्यादा अब कोई मतलब नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, वो वाले जो मैंने आपको कोर्स बताया उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements about the bill for amendment of constitution of India is not correct? अमेंडमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट था, ये पूरा अच्छे से हमने यहाँ पे सारे फीचर्स कवर किए थे कि अमेंडमेंट कैसे होता है, क्या स्पेशल मेजॉरिटी होती है, क्या सिंपल मेजॉरिटी होती है, स्टेट का कंसेंट कहाँ कहाँ चाहिए होता है कि स्टेट्स को पूछा जाए कि भाई हम ये काम करें या ना करें, है ना। ये सारे लिस्ट में आपको बताया गया था यहाँ पे अमेंडमेंट के बारे में। देख लेते हैं आंसर क्या होगा, इट इज गवर्न बाय आर्टिकल 368, हाँ आर्टिकल 368, ये बात सही है। जॉइंट सिटिंग कैन बी रिजोर्टेड टू पासिंग अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पे हम एमसीक्यू सॉल्विंग भी कर रहे थे, वहां पे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था कि जॉइंट सिटिंग किस किस के लिए होती है, क्या अमेंडमेंट्स के लिए होती है, नहीं होती, ना ही मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग होगी, ना ही अमेंडमेंट प्रोसीजर के लिए हमारा जॉइंट सिटिंग होगी, है ना। ओके, फिर which one of the following methods is followed in electing the president of India, electing president of India? वापस से इलेक्शन, देखो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इससे कम 2 क्वेश्चन आए, प्रेसिडेंट फिर भी बहुत बड़ा, पॉलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, पॉलिटी के अंदर पार्ट 5 बहुत बड़ा है, पार्ट 5 के अंदर प्रेसिडेंट बहुत बड़ा है, प्रेसिडेंट के अंदर इलेक्शन मेथड इतना इंपॉर्टेंट है, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो सी द ऑब्जर्वेशन, द ट्रेंड, आपको इसलिए हमेशा बोला गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो एंड अंडरस्टैंड कि यूपीएससी किस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मानती है, किसको नहीं मानती। तो ये जो इलेक्शन मेथड होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है, क्लियर, ओके। फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग महाजनपद आइडेंटिफाई द गाना एंड संगा, वाजी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, वाजी वुड बी द राइट आंसर योर। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको देखो ये अल्बीडो के रिलेटेड है, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पे बताया गया है, एंड दिस इज अबाउट व्हाट, माउंट थुलियर के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है ना, ग्रेट निकोबार, माउंट थुलियर, क्लियर सारे कंसेप्ट। अब भाई और कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस लोगे आप,
चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of following inputs is required in less quantity in case of non farming activities? कभी कभी इतना वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, जैसे आपको बहुत एसएसबी इंटरव्यू में पूछा जाए 2x2 कितना होता है, तो आप उसमें दिमाग नहीं लगाओगे क्योंकि वो जगह इतनी ग्रेट है, इसलिए इतने सिंपल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो, है ना। इतने सिंपल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर 2x2, आप दिमाग लगाते हो यार कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो छुपा हुआ होगा जो मुझे बताना होगा, बट नहीं होता। कभी कभी सिंपल चीजें भी पूछी जा सकती है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए सबसे लेस क्या चाहिए होता है? लैंड सबसे लेस चाहिए होता है भाई, है ना, सिंपल सी चीज है। Which one of the following statements with regard to National Rural Employment Guarantee Act 2005 is correct? पहली बार करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। करेक्ट पूछा है, इट इज फॉर 175 डेज, 100 दिन के लिए होता है, ये पहले गलत हो गया। इट गिव्स हायर वेजेस टू वुमेन वर्कर्स, नहीं ऐसा कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ठीक है। पीपल आर जनरली गिवन बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जॉब्स, स्किल्ड जॉब्स नहीं दी जाती, ये बेसिकली रूरल लोगों के लिए है। अनस्किल्ड जॉब्स दिए जाते हैं, रोड बनाना, लेबर वर्क करना, ये काम दिए जाते हैं, ठीक है। दिस इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन रूरल एरियाज, ऑब्वियसली रूरल एम्प्लॉयमेंट लिखा है। अब यार क्वेश्चन में आंसर छुपा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाते, नहीं पता होता ना आंसर, अगर आपको पता नहीं होता 175 डेज है, 200 है, 100 है, क्या है, फिर भी यू वुड हैव टिक दिस आंसर करेक्ट। Nice. Which one of the following is not mentioned as a form of emergency in Constitution of India? अब देखो इमरजेंसी से पिछली बार इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे ना, टिपिकल, तो उनके पास और कोई नया क्वेश्चन ही नहीं बचा, तो उन्होंने यही पूछ लिया कि कितने टाइप की इमरजेंसीज है, और हमने तो भाई इन डिटेल खोद के रख दिया था इमरजेंसीज को, कौन सा आर्टिकल है, कौन इनिशिएट करता है, कितने टाइम तक लगती है, क्या क्या होता है, सारे प्रोसीजर पढ़ लिए थे। बट इन्होंने तो फुद्दू सा क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने टाइप की इमरजेंसी होती है। भाई नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 आराम से पढ़ा था, स्टेट इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 360, हेल्थ इमरजेंसी तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो होगी भी नहीं, है ना, नहीं पढ़ा और एग्जाम में आगे दैट मींस ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो ये गलत है आंसर, इसलिए ये सही है ना। नॉट करेक्ट पूछा था हमें, नॉट मेंशन्ड पूछा था हमें, तो हेल्थ इमरजेंसी वुड बी द राइट आंसर। चल, which one among the following is not a provision related to money bill? money bill हमेशा ऐसे हम रिलेट करके पढ़ रहे थे ना, इसलिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी पेपर में, that's why I'm saying this is moderate level paper। डिफेंस में यहाँ पे लास्ट टाइम देयर वर 1000+ students who have studied for CDS, that's why I'm saying कि अगर मुझे ये मॉडरेट लेवल लग रहा है तो मेरे स्टूडेंट्स को भी लग रहा होगा, एंड दे वुड बी रियल कॉम्पिटिशन टू यू। उन्होंने मतलब यूपीएससी का भाव इतना बढ़ा दिया ना कि कट ऑफ भी राइज हो रही है। मनी बिल आर्टिकल 110 है ना, रिविजन हम सब हमेशा, मैंने आपको बोला कि एक वर्ड आता है तो उसे आगे पीछे रिलेट करके पढ़िए, तब आपको याद रहेगा कि कितनी चीजें आपको याद रह रही है, कितनी नहीं रह रही है। मनी बिल आर्टिकल 110 ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, इसी तरीके से हम पढ़ रहे थे। डायरेक्ट बता देती हूँ, इम्पोजिशन ऑफ फाइन बाय लोकल अथॉरिटी, ये कोई क्लॉज नहीं है मनी बिल का, ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जीएसटी में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी? जीएसटी के अंदर देखो पेट्रोल है ना, वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, पेट्रोल जो है वो जीएसटी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो दिस वुड बी द राइट आंसर। ओके, चलो ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑन कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज। ऋषिकेश सर ने यहाँ पे इतने अच्छे से पढ़ाया हुआ था, सारी स्टैंडिंग कमिटीज, एडहॉक कमिटीज, उन्होंने इन डिटेल सारे कोर्सेस में एक्सप्लेन कर रखा है। देखो द ब्यूटीफुल पीपीटीज यू सी ना, दैट इज ऑफ सर ओनली, ठीक है, सर बहुत ज्यादा स्किल्ड है इन काम में, तो जो ब्यूटीफुल पीपीटीज सारी होंगी वो उन्हीं की होंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सोशलिस्ट की, पार्लियामेंट्री कमिटीज की, एंड द मनी बिल की, यहाँ पे यू कैन सी। ओके, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स इज एन एडहॉक कमिटी, गलत बात हो गई, ये स्टैंडिंग कमिटी होती है, ठीक है। कमिटी ऑन रेलवे कन्वेंशन को स्टैंडिंग बता दिया, ये भी गलत हो गया, ये एडहॉक कमिटी होती है, ठीक है, तो इसे रिवर्स कर दिया गया है यहाँ पे। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो कोई भी करेक्ट नहीं है, नीदर 1 nor 2, कोई भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ओके, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म? सोशलिज्म पढ़ाया गया था यहाँ पे, है ना,
इंडिया क्या, रेडिकल सोशलिज्म, जो रेडिकल होते हैं ना, बहुत ज्यादा वायलेंस लेकर अपने काम, एक्सट्रीमिज्म की बात करें उसको हम सिनोनिम कह सकते हैं। अच्छा, सिनोनिम से याद आया, इंग्लिश की पीडीएफ फाइल है ना आपके आंसर की, डिस्क्रिप्शन में होगी, क्रॉस चेक कर लेना आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। विल कम अप सून विद द कट ऑफ वीडियो, उससे प्लस और -5 हो सकता है, बट यू विल गेट फेयर आइडिया कि आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो, एग्जाम क्लियर हो या ना हो दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी क्वेश्चन, बट जो मेन बैटल होता है ना हमेशा एसएसबी का होता है, ठीक है। सीडीएस और एफकेट फिर भी बहुत बड़ी बात नहीं होती, जितनी बड़ी बात हमारी एसएसबी होती है ना, जितनी बड़ी बात एसएसबी होती है। तो देखो, सीडीएस एफकेट के लिए नॉलेज रिक्वायर्ड है, पेशेंस रिक्वायर्ड है, वो तो फिर भी हो सकता है। एसएसबी के लिए पर्सनालिटी रिक्वायर्ड होती है, और पर्सनालिटी को चेंज करना, अमेंड करना, इंप्रूव करना इज रियली वेरी चैलेंजिंग टास्क, वेरी हार्ड टास्क, और ग्रेजुअली ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो एसएसबी की तैयारी भले एग्जाम क्लियर हो रहा हो या ना हो, वो स्टार्ट कर देना, ठीक है। और ऑफलाइन जो फुल फ्लेज हमारा स्टार्ट हो गया 20 अप्रैल से वाराणसी में, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो ऐप पर ही, डिफेंस में ऐप पर ही रजिस्टर कर सकते हो, और देन यू कैन एनी टाइम विजिट वाराणसी। ओके, चलो बढ़िया, ठीक है। रेडिकल सोशलिज्म आपको समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिजिक्स कोर्स के बच्चों याद है, फिजिक्स की क्वेश्चन सॉल्विंग करे थे, एग्जैक्ट लाइंस पे सिर्फ डिजिट्स चेंज किए हुए क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं। कुछ तो बात होगी ना भाई डिफेंस में, थोड़ी सी तारीफ कर देना कमेंट सेक्शन में, ताकि जो नेक्स्ट बच्चे आएंगे उनको एक राइट गाइडेंस मिले, राइट व्यू मिले। टेल मी द पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट एज वेल, ताकि जो हमारा न्यू कोर्स लॉन्च हो रहा है ना सीडीएस का, ऑनलाइन में भी, जिसके लिए बहुत कम सीट्स हैं, और सो दैट हम डेडिकेटेड बच्चों को ही पढ़ा सके, तो उसके लिए हमें काम आ सकता है। द पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट भी आप कमेंट में लिख सकते हो। चलो ठीक है। 41 क्वेश्चन क्या था, एन ऑब्जेक्ट वेज 9 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। वेट का फॉर्मूला पहले ही लिख लो भाई, क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू mg होता है, ओके। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 टाइम्स। हमेशा सीडीएस क्वेश्चन कैसा पूछता था पता है पहले, कि आप अर्थ में कोई चीज रखिए, उसको मून पे रख दो, तो क्या क्या डिफरेंस होगा। बट अब लोग है ना समझदार हो गए थे, उनको पता था मून पे 1/6 ग्रेविटी होती है, तो वेट भी 1/6 हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी सी तरकीब सोची कि हम क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट करते हैं, मून पे नहीं रखते हैं, किसी और प्लैनेट पे रख देते हैं जो 9 टाइम्स उसकी, उस पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी 9 टाइम्स है। तो अब देखते हैं बच्चों को दिमाग लगता है नहीं लगता। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, जी अगर 9 टाइम्स हो जाएगा तो वेट भी क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा हमारा, वेट वुड बी 9 टाइम्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, लाइट के फिनोमेना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार बताया गया था आपको, फाइनल रिवीजन में कराया था, मॉक टेस्ट में कराया था, फिजिक्स के वीडियो में कराया था। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि ये जो सारे डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है आपका, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, ठीक है, ओके। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आपका फोकल लेंथ, यहाँ पे आपका मिरर हो गया, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। 15 सेंटीमीटर है आपका क्या, फोकल लेंथ। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी, यूपीएससी ना बहुत होशियार बन रहा है, कॉन्सेप्ट को, मैंने वही बोला था ना, कॉन्सेप्ट समझो बाकी क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। अगर लेंस के सामने हमें एक रियल इमेज चाहिए सेम साइज की, तो हमें कहां जाके खड़ा होना पड़ेगा, कहां होगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है ये, बोला था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े रहोगे तो सेम साइज की इमेज मिलेगी, इससे पीछे जाओगे एक डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी आपको, नहीं बोला था, डिमिनिश्ड इमेज जाएगी, और जैसे जैसे लेंस के पास जाओगे इमेज एनलार्ज होती जाएगी। बहुत क्लियर नहीं था, इनको बस डिजिट्स में दे दिया, फोकल लेंथ दे दी 15 सेंटीमीटर, सेम साइज कहां पे आएगा, सेंटर पे नहीं आएगा, तो फोकल है। और ये भी तो आपको बेसिक कॉमन साइंस है ना, कि सेंटर और पोल का हाफ क्या होता है, फोकस होता है। तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो सेंटर पे होगा, ऑब्वियसली सेंटर पे बनेगी, तो 30 सेंटीमीटर हमें लेंस से दूर हम खड़े रहेंगे तो हमारी सेम साइज की इमेज मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी। तो क्या आंसर होगा, 30 सेंटीमीटर। बस इस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था, ठीक है।
कोई रॉकेट साइंस था नहीं इसमें, कोई टफ पेपर नहीं था, आपका कट ऑफ इंक्रीज होने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट? इससे इजी क्वेश्चन इस पेपर में नहीं है एक्चुअली, बट दिस इज ऑल्सो सिंपल वन। ओके, बायोगैस के बारे में पूछा, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस। ये है ना, आप किसी भी 8th क्लास वाले बच्चे से क्वेश्चन पूछ लो, वो सही आंसर बता देगा इसका। मीथेन गैस यस होता है मेन कंपोनेंट बायोगैस का। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस रिन्यूएबल एनर्जी होती है, यहीं पे गलत हो गया। यूपीएससी लेवल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो दिस इज करेक्ट, ठीक है, बी वुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड्स इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक? 5th क्लास के बच्चे का क्वेश्चन है। HCl सेक्रेट होता है पेट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव द लिटमस टेस्ट? सारा बेसिक साइंस है, लाइकीन्स हमारा लिटमस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है ना। Which one of the following is the main reasons of acid rain? Acid rain का मेन एग्जाम्पल, मेन रीजन क्या होता है, क्यों होता है ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है? एसिड रेन की वजह से। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो वेहिकुलर पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो फिल्टर होके नहीं निकल रहे, वही एक रीजन है एसिड रेन होने का, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द रेन इज द मेन रीजन फॉर एसिड रेन इज हैपनिंग, ठीक है। म्यूटेशन क्यों होता है? साइंस वाज रियली वेरी वेरी इजी, साइंस के 30+ क्वेश्चन आते हैं ना, साइंस बहुत ज्यादा इजी था इस पेपर में। म्यूटेशन इन द वायरस इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन इट्स, ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है। कोरोना वायरस एक रिसेंट एग्जांपल आप देख लो, उसके न्यू वेरिएंट क्यों बन रहे हैं? बिकॉज देयर इज स्लाइट चेंज इन इट्स जेनेटिक मटेरियल, आरएनए में चेंज आ रहा है, क्रोमोसोम्स में चेंज आ रहा है, उसी की वजह से उसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल वुड बी द आंसर, ठीक है। चलो ठीक, यीस्ट विच इज यूज्ड टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप। यीस्ट कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यही पूछा है ना, फंगाई से बिलोंग करते हैं। ये तो सारा के सारा है ना, हमारे सेकेंडरी क्लासेस में पूछे गए क्वेश्चंस थे, है ना। चलो दिस इज नाइस। नेक्स्ट देखो, अभी है ना डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है कि हमें बेसिक सवाल नहीं आए, हम कंफ्यूज हो गए, इट्स ओके, यू शुड लर्न समथिंग। अभी डिप्रेशन में, रोने धोने में, सैड होने में अपने दिन बर्बाद मत करना। हैव अ गुड ब्रेक ऑफ 1 day एंड देन स्टार्ट अगेन। एनालाइज द सिलेबस, एनालाइज द पेपर, क्वेश्चंस को देखो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, शुरू कर दो यार। यही रिग्रेट CDS 2 में नहीं होना चाहिए हमें। A boy completes 1 round of circular track, ये सेम क्वेश्चन मैंने ये कोर्स के बच्चों का जूम क्लासेस जब चल रही थी ना, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आई गेस मैंने कराया विद द चेंज डिजिट एंड द सेम लाइनिंग्स, है ना। फिजिक्स का क्वेश्चन कराया हुआ है। अ बॉय कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, ठीक है। ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, 200 मीटर का डायमीटर है, 30 सेकेंड में ये एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है, फेयर इनफ। What will be the displacement? Displacement पूछा गया है, ठीक है। Displacement at the end of 3 minutes 45 seconds, ठीक है। 3 minutes 45 seconds में पूरे 30 seconds कितने आते हैं? पहले 3 minutes की बात कर ले, 30 seconds कितने आ जाएंगे उसमें? कितनी बार आएंगे बताओ? 6 बार आएंगे, ठीक है। मतलब एक वो इतने राउंड मार ले रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी। तो इनिशियल और फाइनल तो एक ही जगह पे आके रुक रहा है, तो 3 मिनट्स को कैंसिल कर देते हैं, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। 45 मिनट्स 45 सेकेंड्स यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। 3 मिनट खत्म होने के बाद वो यहीं खड़ा है। 45 सेकेंड्स में क्या होगा? देखो 30 सेकेंड्स एक और बार आए, 30 सेकेंड्स में यहाँ पे खड़ा है। अब 30 - 45 करो, 15 सेकेंड्स बचे। तो अगर ये वापस से डिस्प्लेसमेंट, अब देखो अभी हिसाब हमारा सिर्फ 15 सेकेंड्स का होगा, सिर्फ 15 सेकेंड का हिसाब बचा है। अगर 30 मिनट्स में पूरा राउंड घूम रहा है तो 15 सेकेंड्स में कितना घूमेगा? आधा घूमेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली डायमीटर होगा, उतनी डिस्प्लेसमेंट होगी, इसलिए इन लोगों ने डायमीटर दिया था, ठीक है। 200 मीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। बहुत आसान सा सवाल था, आराम से सॉल्व करना था बस, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट टाइप का, जब ये क्वेश्चन मैं करा रही थी ना, मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताया था कि किस किस फॉर्मेट में क्या क्या फैक्टर्स चेंज करके आपको पूछा जा सकता है। व्हाट हैपेंस टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इफ मास ऑफ 1 ऑब्जेक्ट इज डबल। देखो
पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था हमारा, F इज इक्वल्स टू जी, m1 m2 ये दो मास है जिसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर इज सेपरेशन बिटवीन टू, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितना डिस्टेंस है दैट इज आर, उसका स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि हम एक चीज का मास बढ़ा देते हैं, ठीक है, मास डबल कर देते हैं, तो यहाँ पे 2m1 m2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस था उसको भी डबल कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखो ये तो 2 हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर 2 टाइम्स बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये तो स्क्वायर है, तो ये तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो यहां से ये कटेगा, 1/2 हो जाएगा फोर्स, है ना, 1/2 हो गया फोर्स, 1/2 m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स वुड बी हाफ। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन था, आपको बोला गया था। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। देखो ये है ना एक्सपर्टीज साइंस, जो साइंटिस्ट लोग है ना, साइंटिस्ट स्टूडेंट्स, उनके लिए क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने बहुत ये पढ़ा नहीं होगा, तो 6 मोल वुड इज द आंसर। ठीक है, 6 मोल्स होता है इसका आंसर, छोड़ने वाला क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है ना सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है कि आप साइंस में डेली यूज पूछा जाता है, बोला था आपको, हमेशा बोला था डेली यूज आपको पूछा जाता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन डेली यूज में कहाँ होता है, कोई चीज आप घर में रखो, किचन में रखो, या तो वो सड़ जाती है या तो उसका कलर चेंज हो जाता है, यही मेन एग्जांपल्स होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। यहाँ पर भी वही क्या है, बटर का टेस्ट चेंज हो जाता है, फिर जो आपका रेडिश ब्राउन पाउडर होता है आयरन का, उस पे रस्टिंग हो जाती है आयरन में, और जो वाइन होती है, अगर वाइन आपके घर पे पड़ी हो, वो देखना ऑक्सीडेशन की वजह से वो सावर खट्टी हो जाती है, फिर खट्टा टेस्ट हो जाता है, उसमें जो ग्रेप कंटेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये तीनों ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है, बी इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको अपना बेसिक किचन साइंस, होम साइंस अप्लाई करना था यहाँ पे। मिथेनॉइक एसिड, देखो मिथेनॉइक एसिड कहाँ होता है, एंट स्टिंग में होता है, इसीलिए बहुत जलता है जब वो काटती है ना, बहुत जलता है मिथेनॉइक एसिड। ये भी छोड़ने वाला क्वेश्चन ही था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस कितना होता है, 26 होता है। छोड़ने वाले क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं। ठीक है, वाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, इस क्वेश्चन में आई बेट बहुत लोगों ने गलती करी होगी, क्यों, आई विल टेल यू। While burning hydrocarbon fuel, if we see yellow flame with lots of black smoke, it means the fuel is, sorry इसमें गलती करी होगी, इसमें तो आपको पता होगा, my bad। ठीक है, ब्लैक स्मोक, देखो इतना ब्लैक स्मोक क्यों आता है, इतने ये फ्यूम्स क्यों रिलीज करता है, क्योंकि वो अच्छे से बर्न आउट नहीं होता, अच्छे से बर्न आउट नहीं होता। क्या बर्न आउट नहीं होता, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं तो वो ठीक से बर्न आउट नहीं होते, वो स्मोक ऐसे रिलीज करता है, येलो फ्लेम भी रिलीज करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अच्छा गलती यहाँ पे करने वाले थे लोग, क्यों, द नंबर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स इन साइक्लोहेक्सेन आर, क्यों, एक मिनट रुक जाओ आप लोग, वापस से पेन सिलेक्ट करते हैं, ये अपने आप ही गायब हो रही है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन पहले होता कैसा है, ऐसा होता है बेंजीन में से बॉन्ड्स हटा दो, मतलब अकेला सिंगल सिंगल ऐसे बेंजीन रिंग बना दो, तो क्या हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन हो जाता है। अब इसमें कितने सैचुरेटेड कितने अनसैचुरेटेड होते हैं, क्लियरली दिख रहा है कोई अनसैचुरेटेड नहीं है। अनसैचुरेटेड होता क्या है, अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तभी वो क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहलाता है, अदरवाइज सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सैचुरेटेड होता है। क्या कोई डबल बॉन्ड सिंगल ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नहीं। तो आपको है ना, अगर आपको गिनना भी नहीं आता है ना कि सैचुरेटेड कितने हैं, तो भी आपका आंसर सही हो जाता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड तो 0 ही है ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ए और सी, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। अब सैचुरेटेड कितने हैं, 6 तो दिखाई दे रहे हैं कार्बन वाले 6, बाकी तो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आप इसको जूम करके देखो। ठीक है, ये मेरा डायग्राम है, जूम किया हुआ, एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, लेकिन ये दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी तो होती है 4, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा होगा, ऐसे करके टोटल 18 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, 18 सैचुरेटेड बॉन्ड्स होंगे यहाँ पे, तो सी वुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, which one of the following statements is true when non-metals are dissolved in water? Non-metals dissolved in water क्या होता है यहाँ पे, अगर आप non-metals को dissolve कर देते हो
ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे राहुल सर, ठीक है। आई विल वेलकम दैम ऑन द स्टेज। वो आपके आगे वाले जितने भी उन्होंने पढ़ाए थे सारे क्वेश्चंस कितने मैच हुए हैं, क्या क्या आंसर्स रहेंगे, कैरी फॉरवर्ड वो करेंगे, ठीक है। सो दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड, आई गिव दिस माइक टू राहुल सर।